हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम लॉ देखा था हमने, और ये देखा था कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो आज हम कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो पॉइंट मैं वन बाय वन लिखता जाता हूँ। हो सकता है इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो, तो फिर हम अगले लेक्चर में जाएंगे। ठीक है। फोर्सेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स on the nature of medium between them। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हम जब ग्रेविटेशन फोर्स देखते थे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है और ये अर्थ का सरफेस है। तो बीच में चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस चीज़ का, कि मीडियम क्या है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि दो पार्टिकल्स है, मान लो दो चार्ज हैं, ये Q1 ये Q2। अगर इनके बीच में एयर है तो अलग फोर्स होगी, वाटर है तो अलग फोर्स होगी, ग्लिसरीन है तो अलग फोर्स होगी, लकड़ी है तो अलग फोर्स होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्सेज दोनों के लिए ये चीज़ डिपेंड करती है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का मीडियम कैसा है। ठीक है जी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं, के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो अगर मासीज हैं उनके बीच, चाहे आप उनको पानी में रख दो चाहे ग्लिसरीन में रख दो, उनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होती। ठीक है जी। चलिए जी। दी दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है उसको सेंट्रल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स होती है। अब इसका मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स का मतलब, देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो हमेशा या इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसके अलोंग ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो या तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को होगी या इधर को होगी। ऐसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स ही होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज़ हमें पता है, हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है अगर लाइक चार्जेस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, दी इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है जी, बिटवीन टू चार्जेस इज स्ट्रोंगर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ऑब्वियसली मास तो है ही है उनका। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अ, अ, उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, और अगर आप देखोगे इट इज़ अराउंड 10 की पावर 36, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है जी। चलिए ये हो गया। ठीक है, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तो हमने कर लिया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दी इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब ये है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़ी है, वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसको कहते हैं, मान लीजिए ये एक कोई चार्ज है
और दूसरे चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, अब वो ए से बी जाने में हो सकता है वो बड़े सारे पाथ फॉलो करे, वो ऐसे जाए या ऐसे जाए, बड़े सारे पाथ हैं ए से बी तक जाने में। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से यहाँ तक अगर चार्ज ले जाना है तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो द वर्क डन जो है सारे पाथ में वो सेम ही होगा, वो डिपेंड नहीं करेगी आपने कौन सा पाथ लिया, वो बस एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्सेस फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मैं आपको प्रूफ कराऊंगा इसके बाद। न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये वाला चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। तो Q1 Q2 पे जो चार्ज जो फोर्स लगाएगा, मान लो ये सेम साइन है इनका, और Q2 Q1 में सेम आएगा, वो सेम ही आएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 1 ड्यू टू 2। ये मतलब है इसका, अगर ये फॉलो करता है, अगर ये इक्वेशन सही आती है हम बोलेंगे कि न्यूटन लॉ जो है वो कूलम लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब the electrical forces follows प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो होती हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। इसका मतलब क्या, देखिए मान लीजिए एक चार्ज है, ये बहुत सारे चार्ज है, किधर है किधर है किधर है, ऐसे बड़े सारे चार्ज है। तो इसके ऊपर ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, चौथा चार्ज है। ये मान लो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स, सारे चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे। तो कहते हैं कि जो फोर्स टोटल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, फोर्स ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो कूलम लॉ में तो हमने देखा कि वो तो दो चार्जेस के बीच में है ना, एक चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है और फिर दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, और एक दूसरे पे चार्ज लगा, दो ही वहाँ पे। लेकिन आपके पास ऐसा भी तो है कि बड़े सारे चार्जेस हों, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट। ठीक है, दी फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू another charge do not depend on the presence of the other charges। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये ये चार्ज है, कि ये चार्ज है, कि ये चार्ज है, तीन चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब देखिए ऐसा है कि Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो कितना आएगा, मान लो ये डिस्टेंस L है। ठीक है, L1 मान लो, तो F फिजिकल टू क्या बन गया, Q1 Q2 K लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और डिवाइड बाय
L1 स्क्वायर। ये फोर्स किसके किसके बीच में, Q1 पे Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि Q3 है या Q4 है या Q5 है, वो उतनी ही फोर्स लगाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। तो एक चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि बाकी चार्जेस क्या कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो रिजल्टेंट है वो तो इसमें आएगा, ये भी इसको फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसको फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट देखना है। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा है ये उसमें बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, लेकिन याद रखना इट इज़ ट्रू, या कूलम लॉ का 8th पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही ट्रू है जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। अब इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द फोर्स, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो किसी चार्ज पे जो फोर्स है बहुत सारे चार्जेस की वजह से, ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, इज इक्वल टू द वेक्टर सम। याद रखना वेक्टर सम है, वेक्टर सम और सिंपल सम में फर्क होता है, आपको पता है। ठीक है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ये है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q0, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, बड़े सारे चार्जेस पड़े हैं और भी बहुत हैं। ठीक है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो टोटल फोर्स होगी, मान लो ये है हमारे पास R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R03 वेक्टर, ऐसे बड़े सारे वेक्टर हैं, ये डिस्टेंस है। ठीक है जी, अब जो फोर्स है टोटल वो किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, 0 मतलब इसको 0 Q0 लिखा ना, इसकी बात करो, 02, 03 एंड सो ऑन, बड़े सारे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला वाला फोर्स कितनी लगाएगा, K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का यूनिट वेक्टर, है ना। इसी तरह से दूसरा K Q0 Q1 R02 का स्क्वायर R02 कैप, ऐसे ही सारे, और इनको सबको ऐड करूँगा तो एफ कितना आ जाएगा। देखिए K तो सभी में आएगा, K को कॉमन ले लेते हैं, Q0 भी सभी में है, Q0 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01, ऐसे ही Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एज ए सम भी लिख सकते हैं। अब कैसे, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, F इज इक्वल टू K Q0 और समीशन कर दें I इज इक्वल टू 1 से N, और ये भी सम आ जाएगा QI, ये आ जाएगा R0I और ये बनेगा R0I वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल फोर्स होगी किसी एक चार्ज पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है जी, बड़ा इजी है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कूलम लॉ न्यूटन लॉ को कैसे फॉलो करता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी।